Okay, so very good morning to all of you. So we will continue from our yesterday's session. कल हमने देखा था कि जब आप कैपिलरी डिप करोगे तो लिक्विड राइज होगा या फिर फॉल होगा इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। आज हम वो फॉर्मूले का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कि क्या फॉर्मूला होगा जिससे हम ये राइज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो अब ये देखिए, ये हमने कैपिलरी ट्यूब बना के रखा है। आइडियल ये बहुत बड़ा है साइज में। द रीजन इज सो दैट वी कैन सी इट प्रॉपरली। अब इसका रफ फिगर कैसा रहेगा देखिए। ये बेसिकली रफ फिगर है। दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन कि हमने ये एच कैसे कैलकुलेट किया। तो इसमें से भी हम लोग ये वाले पार्ट को एनलार्ज करके देख रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट करंटली। चलिए लेट्स कंप्लीट दिस डायग्राम। इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सो द सरफेस टेंशन जब आप ड्रॉ करोगे, सो सरफेस टेंशन का लाइन एक इधर बना दिया मैंने, इस तरफ से जो जाएगा वो दूसरा लाइन इधर। तो ये आपका सरफेस टेंशन हो गया टी। ओके, आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट हम कैसे बनाते थे? एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द टेंजेंट। तो इसी लाइन को अंदर प्रोड्यूस कर दो। तो ये एंगल आपका थीटा। अब क्योंकि ये एंगल आपका थीटा, ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। सो ये आपका सरफेस टेंशन टी, ये इधर आपका सरफेस टेंशन टी, दिस इज योर एंगल थीटा। सेम चीज इस तरफ भी होगा। ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास सॉरी ये जो हमारे पास सरफेस टेंशन टी है, इसको हम रिजॉल्व करेंगे इन टू कंपोनेंट्स। तो कल भी हमने ये किया था, पर वहां पर हमने टी और थीटा ये सब मेंशन नहीं किया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में। सॉरी, तो हमारे पास में दो कंपोनेंट्स है इधर। ये आपका सरफेस टेंशन था टी, इसको हमने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। ये आपका सरफेस टेंशन था टी, इसको हमने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। नाउ जिसके साथ, जिस साइड के साथ थीटा एसोसिएटेड है वो हो जाएगा कॉस कंपोनेंट। कॉस। और जो दूसरा साइड है, बचा हुआ साइड, वो हो जाएगा साइन कंपोनेंट। तो दिस इज टी साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये टी साइन थीटा और ये टी साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। Why? Because they are equal and opposite, so they will cancel out each other's effect. और t cos theta ये ऐड हो जाएगा। अब हमने सिर्फ दो पॉइंट्स लिया, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, पर लिक्विड जो है
वो इस कंटेनर को पूरे सरकमफरेंस पे टच कर रहा है। इसका मतलब इधर भी एक पॉइंट मिलेगा, सामने भी एक पॉइंट मिलेगा। तो ऐसे आपको बहुत सारे डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स मिलेंगे। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड द नेक्स्ट स्टेप। टोटल अपवर्ड फोर्स, सो दैट टोटल अपवर्ड फोर्स जो हमको मिलेगा, यस इंटीग्रेट करेंगे, करेक्ट। अब इंटीग्रेट की जगह पे हम क्या कर देंगे, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से भी इधर अपना काम हो जाएगा। तो ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कितना है, टी कॉस, और वो किधर एक्ट कर रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड, वो पूरे के पूरे सरकमफरेंस पे एक्ट कर रहा है। तो ये टी कॉस थीटा हर उस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है जहां पर लिक्विड और सॉलिड एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो टोटल अपवर्ड फोर्स इट इज गोइंग टू बी टी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। तो ये हो गया मेरा अपवर्ड फोर्स। अब क्योंकि इस कैपिलरी में लिक्विड भर गया है, इसका डाउनवर्ड, इसका वेट रहेगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो द टोटल डाउनवर्ड फोर्स, अभी आपको समझ में आना चाहिए। अगली बार जब आप लिखोगे तो इसको आप लिखोगे TUF, जब आप रिवीजन करोगे तो इसको आप लिखोगे TUF। TDF is total downward force. So total downward force, it will be because of the weight of the liquid. What is the weight of the liquid? The weight of the liquid is going to be mg. Correct है, weight का formula is mg। पर ये मास हमको इधर ज्यादा काम में आने वाला नहीं है। इस मास को हम डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में लिख देंगे। अब ऐसा क्यों, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन प्रॉब्लम्स जो आपको लिक्विड मिलेगा वो वाटर ही रहेगा, और क्योंकि आपका लिक्विड वाटर है तो उसका डेंसिटी आपको मालूम रहेगा। सो या दूसरा अपने पास ऑप्शन होता है मर्क्यूरी, और उसका भी आपको डेंसिटी मालूम ही रहेगा, इनफैक्ट मालूम ही। सो mg mass is written as density into volume g. Now since this capillary tube it is cylinder, वो एक सिलेंडर है, आपका कैपिलरी ट्यूब का शेप क्या है, it is cylindrical in shape. So how will you represent the volume? What is volume of a cylinder? The volume of a cylinder is, yes, anybody? Volume of cylinder, very good Anushri, it is pi r square h। तो ये जो आपके पास डेंसिटी आ गया, वॉल्यूम आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, एंड देन यू विल हैव दिस जी। तो आपका टोटल अपवर्ड फोर्स मिल गया, आपको टोटल डाउनवर्ड फोर्स मिल गया। नाउ अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस, मतलब ये लिक्विड राइज होना शुरू हो चुका है। लिक्विड कब तक राइज होगा, जब तक दोनों प्रेशर इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक। ये वो वाला सिचुएशन है कल जिस पे आपको गाली पड़ गया था। ये फ्लैट सरफेस है, इधर ये आपके पास में नीचे दबा हुआ है, ये कॉनकेव। कॉनकेव के केस में PA इज मोर, PB इज लेस। तो PA जब तक PB के इक्वल नहीं होगा तब तक आपका लिक्विड लेवल विल कीप ऑन राइजिंग। सो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस लिक्विड कब तक राइज होगा,
when the total upward force becomes equal to the total downward force, तब तक ये लिक्विड राइज होता रहेगा। तो टोटल अपवर्ड फोर्स कितना अपने पास देखिए, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई। टोटल डाउनवर्ड फोर्स क्या है आपके पास, दिस इज पाई आर स्क्वायर एच जी। अब ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए, जब वो आपको एग्जाम में ये डेरिवेशन पूछेगा तो वो आपको H पूछ सकता है, वो आपको सरफेस टेंशन T का फॉर्मूला भी पूछ सकता है। तो ऐसा नहीं सोचना कि एसेंट फॉर्मूला मतलब सिर्फ एसेंट या राइज ही पूछा जाएगा। इस फॉर्मूले से आप बहुत सारे टर्म्स निकाल सकते हो। आप टी निकाल सकते हो, आप थीटा निकाल सकते हो, आप रेडियस निकाल सकते हो, आपको डेंसिटी पूछा जा सकता है, आपको हाइट पूछा जा सकता है। तो जो जो भी कॉमन टर्म्स है कट कर दो। सो पाई कैंसिल्स, एक आर का टर्म कट हो गया, तो एक आर का टर्म कट हो गया। अब यहां से आपका डेरिवेशन दो रास्ते पे आगे बढ़ सकता है। एक वो आपको सरफेस टेंशन पूछ सकता है, तो आपका एक डेरिवेशन हो सकता है टी, यू आर गिविंग द फॉर्मूला फॉर टी। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर चेक करो, एच आर रो जी अपॉन 2 कॉस थीटा। तो ये आपका सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हो सकता है। अब एसेंट फॉर्मूला या राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब के फॉर्मूला के हिसाब से वो आपको H पूछेगा। तो H इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, 2T cos थीटा अपॉन R rho G. So this will be your derivation for the ascent formula. T is equal to HR rho G upon 2 cos theta. यहाँ पर H इधर है, बाकी का टर्म्स को नीचे डाल दो। So 2T cos theta upon R rho G. अब effectively the answer is over, the derivation is over. Again a very useful and a very important formula, पर इसमें एक अप्रोक्सीमेशन है। अब क्या अप्रोक्सीमेशन है इसमें, ध्यान दीजिए प्लीज। एक्चुअली जब हम सिलेंडर लेते हैं या जब आपने इस लिक्विड को कंसीडर किया है तो अपने से ना ये वाला पार्ट छूट गया, दिख रहा है ये जो रेड में हम लोग ने किया, ये वाला पार्ट एक्चुअली अपने कैलकुलेशन में नहीं आया है। तो आइडियली ये बहुत छोटा सा पार्ट है, इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, बट आपको आइडियल केस मालूम होना चाहिए। तो आइडियल केस जब आप इस पार्ट को भी कंसीडर करते हो तो देन दैट थिंग इज टेकन एज H प्लस R/3। तो जब आपको वो रीजन भी कंसिडर करना है तो इन सच अ केस दिस H इज टेकन अलोंग विद R/3। इसका जनरली यूज नहीं होता, बट अगर आपको कोई एक्चुअल फॉर्मूला पूछे तो ये ध्यान रखने का, ऑप्शंस अगर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा तो आपके ऑप्शंस में ये ऐसा कुछ हो सकता है। प्रॉब्लम्स पॉइंट ऑफ व्यू से this is what we use and this is how we solve the problems. अब ध्यान दीजिए कि एक हर एक या बहुत सारे बच्चों के ऐसे डाउट्स रहते हैं, डाउट्स नहीं रहता है, वो एक्चुअली कंसर्न रहता है, सर कैलकुलेशन में टाइम लगता है, कैलकुलेशन में गड़बड़ होता है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है। वंस अगेन हैव अ लुक एट दिस फॉर्मूला। ये आपके इलास्टिसिटी का जो y रहता है ना, y यंग्स मॉड्यूलस, तो आप कह सकते हो y इज इक्वल टू FL अपॉन एल या mg L अपॉन पाई r स्क्वायर L।
फिर देखने का क्या क्या उसमें से सेम है उसको हटा दो। जैसे इस केस में अगर आपका लिक्विड सेम है तो जैसे ही आपने देखा केस 1 केस 2 इट इज द सेम लिक्विड दैट यू आर कंपेयरिंग, तो थीटा हट गया क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम। आपका डेंसिटी का टर्म हट जाएगा तो डेंसिटी इज आउट। आपका जी का टर्म हट जाएगा क्योंकि जी इज कांस्टेंट। तो आपके पास ये टी वाला टर्म सरफेस टेंशन का अगर वो पूछ रहा है ये भी एक्चुअली सेम रहेगा, तो एच और आर ही आपके पास बचता है। तो ध्यान दीजिए इधर एच वाले फॉर्मूले पे आ जाओ। तो अगर आप सेम लिक्विड डील कर रहे हो तो देखो टी सेम, थीटा सेम, रो सेम, जी सेम, टू तो नंबर है, यानी आपके पास जो रिलेशनशिप बचता है आपको क्या देखना चाहिए ध्यान से, आपको एच और आर पे ध्यान देना चाहिए। तो एच और आर क्या रिलेशन है, एच इज प्रोपोर्शनल टू 1/r या फिर एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब अगर रेडियस बढ़ेगा तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट कम हो जाएगा। अगर रेडियस कम होगा तो हाइट विल बी मोर। मतलब आपने पहली बार जो कैपिलरी ट्यूब लिया, दूसरी बार अगर आपने उसका रेडियस डबल कर दिया तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट विल गेट रिड्यूस्ड। इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज H1R1 is equal to H2R2। अगर आपको डायरेक्टली कि सर ये 2 हो गया तो मैंने इधर गलती से 2 ऊपर की जगह नीचे कर दिया, इसमें आप कंफ्यूजन रहता है आपका, तो इसको इस तरीके से लिख लो H1R1 H2R2। आपको ये 4 टर्म में से 3 टर्म दिया जाएगा, आपको चौथा टर्म निकालना है। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो है इसका जो ग्राफ है, इस चीज को समझ लो स्टूडेंट्स, इसका जो ग्राफ है that is known as a rectangular hyperbola। Can we see here? No. तो आपका जो ग्राफ है वो इस पैटर्न का आता है। Wherever you come across such an expression, इस टाइप का ग्राफ बन रहा है, अगर r बढ़ेगा तो h का वैल्यू कम होता जा रहा है, इस ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ भाई क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका नाम है। इसका मैथमेटिकल पैटर्न इज xy इक्वल टू कांस्टेंट। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म xy is equal to a constant. This is a rectangular hyperbola. सोच के बताइए ऐसा और कहां कहां पर आपको ऐसा सेम ग्राफ मिल सकता है। एनी एग्जांपल्स दैट यू कैन थिंक ऑफ। चैप्टर का आपको रेफरेंस देता हूं, स्टेशनरी वेव सोचो, दूसरा रेफरेंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या अदर एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई। गैसेस में भी आपको मिलेगा, बट गैसेस एक्चुअली आर टेकन इनटू केमिस्ट्री ज्यादा, तो आप वहां पर पढ़ लिए हो, इसके लिए उसको हार्डकोर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दीजिए। जल्दी जल्दी सोचिए, स्टेशनरी वेव्स, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन सोचिए। नहीं, किसी को भी नहीं आ रहा है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2, याद आया?
N1 L1 is equal to N2 L2. N is proportional to 1 upon L. बाकी का सब टर्म्स कांस्टेंट है. आपका DBH, डी ब्रोगली's hypothesis, lambda proportional to 1 upon P, H is a constant. तो ये वो और केसेस है जहां पर आपको ये ग्राफ के फॉर्म में वो क्वेश्चन पूछ सकता है.